आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री मेजर का सिलेबस। यहाँ पर जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है वो है मेजर 2 यानी कि MJ2 और मेजर 2 में आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इसमें टोटल 5 चैप्टर है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है और कहाँ हमें पढ़ने हैं वो हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आप बेसिक्स पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इन कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई करोगे और क्लासिफाई करने के बाद अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आपने सब 11-12 में पढ़ रखा है, बस यहाँ पर उसे रिवाइज कराया जा रहा है BSc में। इसमें कुछ एड ऑन करते जाएंगे, हम कुछ ज्यादा पढ़ते जाएंगे। तो सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, आपने सभी कोई पढ़ रखा है। SP, SP2, SP3 और वाइटल का इंटरमिक्सिंग होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओगे। अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा शेप होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा शेप होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड प्रॉपर्टी में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से काम करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तीसरा सब टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उनके इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें कि 4 इफेक्ट्स आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक। दोनों एक ही सेम ही होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से आप सभी कोई फेमिलियर हो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसे हम म्यू से लिखते हैं, जिनका SI यूनिट डेबी होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस। आप सभी एसिड और बेस पढ़ चुके हो। ठीक है, H+, OH- सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज आती है एसिड और बेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है कि हम ऑर्गेनिक में एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। ठीक है, और उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, उसे हमें सुटेबल एग्जांपल्स के साथ बहुत ही अच्छे से बताना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है तो यहाँ पर किस तरह का फ्यूजन होगा, होमोलाइटिक होगा या हेट्रोलाइटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ली एरो रूल्स। कर्ली एरो रूल्स क्या होता है, फॉर्मल चार्जेस किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ये सब के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है। फॉर्मल चार्जेस हम कैसे निकालते हैं, कर्ली एरो रूल्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये क्या होती है, बेसिसिटी ये क्या होती है। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स है, बस थोड़ा थोड़ा रहता है इनके बारे में नॉलेज ले लेना है ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स आ जाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है कि आपको इसको लिख के दिखाना है, लेकिन बस यहाँ कोई भी आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ये क्यों इसके डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, इधर से मेटा में नहीं जुड़ करके पारा में क्यों जुड़ रहा है, ऑर्थो में क्यों जुड़ रहा है, ये सब। तो यहाँ पर अगर आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी ना तभी आप जाकर के आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है टाइप्स, शेप्स एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइंस का, कार्बोएनायंस का, फ्री रेडिकल्स का और कार्बीन्स का। क्या होता है कार्बोकेटाइन, क्या होता है कार्बोनाइन, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फ्री रेडिकल्स आप जानते होगे। ठीक है, उसके बाद कार्बीन्स क्या होते हैं, ये सबके बारे में पढ़ना है, पूरे अच्छे से पढ़ना है। इनको पढ़ने के साथ साथ आपको इनके टाइप्स भी पढ़ने हैं, इनका शेप्स भी पढ़ना है कि अगर कार्बोकेटाइन है तो शेप कैसा बनेगा। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री स्टेबल होगा कि 1 डिग्री स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये चारों को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, नहीं तो ये रीजन में भी पक्का पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज के बारे में क्लियर होना चाहिए, ये क्या है वो क्या है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पर रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ उनके मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना है कि ये वाली चीज कैसे हुई, ये यहाँ पर कैसा हो गया, अगर कोई चीज यहाँ पर जुड़ी हुई तो क्यों जुड़ रही है। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन रहा है या कार्बोनाइन बन रहा है, क्या कारण है कि यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, तो मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन चल रही है वो हमें यहाँ पर दिखाना होता है। तो सबसे पहला एडिशन मैकेनिज्म आपको दिखाना है, एडिशन रिएक्शन दिखाने हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाने हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये सब। एलिमिनेशन में हमने बता दिया E1, E2, E1CB, और सब्स्टिट्यूशन में आपको SN1, SN2 और SNI रिएक्शन भी पढ़ना। सेकंड चैप्टर है हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्री। असिमेट्री के बारे में पढ़ना है। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड देखते हैं वो हम लिखते हैं 2D में। ठीक है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में हम यहाँ पर सच में इसका देखते हैं 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी चीज दी हुई, जो भी
कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कार्बन बीच में है कि साइड में है, इसमें जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कौन सा हाइड्रोजन आगे है, कौन सा हाइड्रोजन पीछे है, कौन सा प्लेन वेज में है, बहुत सारी चीजें इसमें देखा जाए। यानी कि एक तरह से आप कह लो तो यहाँ पर जब आप 3D के बारे में पढ़ते, 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो तो वो आपका कहलाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर एसिमेट्री का कॉन्सेप्ट बताना है कि होता क्या है, ये बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फीसर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन। ये तीनों साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर आखिरकार होता कैसे है, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर पढ़ना होता है एंड देयर इंटर कन्वर्जन, और एक दूसरे में कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सीज है तो ट्रांस कैसे बन गया, ओके। सीज ट्रांस के बारे में अभी आप नहीं जानते हो लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है पूरा अच्छे से। यानी कि 3D स्ट्रक्चर में 3 तरह के प्रोजेक्शन पढ़ने हैं, फीसर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यानी कि उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सा हमें यहाँ पर पढ़ना होता है सीज एंड ट्रांस। क्या होता है सीज और ट्रांस? कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये सब जो भी चीजें आप देख रहे हो, सीज ट्रांस, सीन एंटी, EZ, तो CIP रूल, तो ये सब क्या है, एक तरह से आप इनको कह सकते हो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, यानी कि आपके पास जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उनका नाम क्या होगा। इसमें भी क्राइटेरिया होती है कि सीज ट्रांस कब कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीन होता है तो ब्यूटीन में कौन सा सीज है कौन सा ट्रांस है, तो यहाँ पर सीज बताना है, कौन सा ट्रांस, कैसा कंडीशन होगा तो ट्रांस कहलाएगा, कैसा कंडीशन होगा तो सीज कहलाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सिन और एंटी के बारे में, उसके बाद E and Z नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कब इसका नोमेनक्लेचर के आगे E देना है, कब Z देना है, ये सब, और CIP रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर का वो आता है एग्जाम में, क्योंकि 2022 से 26 वालों को क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो उसमें जो है नोमेनक्लेचर से ज्यादा क्वेश्चन थे। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला है ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक रोटेशन देखेंगे, क्या क्या रोटेशंस होता है इसमें। हम यहाँ पर कायरलिटी देखने वाले हैं, एसिमेट्री देखने वाले, इनांसियोमर्स क्या होता है ये हमें पता करना है। मॉलिक्यूल्स विथ 2 और मोर कायरल सेंटर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि या तो 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं। कायरल सेंटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कार्बन चारों बॉन्ड उसके अलग अलग एटम से जुड़े हुए होंगे, अलग अलग चीज से जुड़े हुए होंगे, तो उस केस में उसे हम कायरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 और मोर कायरल सेंटर्स को देखेंगे। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है वो हमें पढ़ना है, मेसो क्या होता है, मेसो कंपाउंड क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर में कौन ज्यादा है कौन कम है, 50% है या 75% है, 25% कौन है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि हमने बोला था R and S, ठीक है, ऊपर में था E and Z, तो यहाँ पर आपके पास 2 है D and L, यानी कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो, एंड R and S, ठीक है, दोनों भी नोमेनक्लेचर का एक टाइप है। सब चीजें बहुत ही इजी है, उतने ज्यादा आपको हवा नहीं बनाना है, बहुत ही इजी है, समझोगे बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। अगर मैं पढ़ा दूंगी तो और भी अच्छे समझ में आएगा। मेरे पास सारे नोट्स है, नोट्स तो मैं तुम्हें टेलीग्राम में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तुम वहां से जाकर के लिख सकते हो, लेकिन समझ में आना एक मेन पॉइंट होता है, और उस चीज को समझने के लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कि वीडियो बनाओ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 3 है केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। चैप्टर 3 में हमारे पास 3 अलग अलग चैप्टर्स है, यानी कि एल्केन्स है, एल्कीन्स है एंड थर्ड। एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स आप सभी कोई जानते हो, CnH2n+2 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसे हम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब तो बेसिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपने पढ़ रखा है 11-12 में थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर भी है। पहला केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में आपको फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ना है, यानी कि आप एल्केन को कैसे कैसे बना सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। हमें वुर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, कॉरी हाउस सिंथेसिस क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको हेलोजिनेशन बताना है, ओके, ज्यादा हार्ड कुछ है नहीं। रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी हेलोजिनेशन में। पार्ट बी है एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यहाँ पर एल्कीन्स भी है एल्काइंस भी है, तीनों। एल्केन का एक अलग था, एल्कीन एल्काइन क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को कैसे फॉर्म करोगे, उसी तरह एल्काइन को भी कैसे फॉर्म करोगे, इसमें आपको बता भी दिया है कैसे बनाना है एल्कीन और एल्काइन। आपको E1, E2 और E1CB रिएक्शन का यूज करके आपको एल्कीन बनाना है और एल्काइन बनाना है, ज्यादा रिएक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सब टॉपिक है सिटजिफ एंड हॉफमैन एलिमिनेशन। ये दोनों भी रिएक्शन है। सिटजिफ एलिमिनेशन क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिपरेशन ही एलिमिनेशन से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एलिमिनेशन के नाम पता होने चाहिए। थर्ड है रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर भी कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस आपको दे दिए गए हैं, सारे रिएक्शन नहीं पढ़ने, कुछ जो भी यहाँ पर नाम दिया गया बस उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहला है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत ही इजी चीज है, आप सभी
सभी जानते हो, आपने सब 12 में पढ़ चुका है, ठीक है, कहाँ पर क्या होता है आप सभी को जानते हो। तो ये दोनों कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इनका मैकेनिज्म भी हमें यहाँ पर बताना है। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और इसे आपको बताना है इनके मैकेनिज्म के साथ। ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ना है आपको, रिडक्शन बताना है कैटालिटिक एंड केमिकल दोनों में, सीन एंड एंटी हाइड्रोक्साइलेशन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। 1,2 किस तरह होता है, 1,4 एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स एंड डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये सब कुछ रिएक्शन थी जो कि आपको एल्काइन एल्कीन में पढ़ना है। और लास्ट अगर रिएक्शंस की बात करी जाए तो वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। एलाइलिक, बेंजाइलिक ये सब आप बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे एलाइल का, बेंजाइल का, उसके मैकेनिज्म भी हमें यहाँ पर बताना है। एग्जाम्पल में आप प्रोपीन ले सकते हो, 1-ब्यूटीन ले सकते हो, ठीक है। और रिएक्शन ऑफ एल्काइन में भी कुछ चीजें हैं, ये जितनी भी आपने ऊपर चीजें देखी वो एल्कीन्स की थी। एल्काइंस का रिएक्शन का बात करें तो एसिडिटी बतानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना है, बस एल्काइन का यही बहुत ही छोटा टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। तो सी पार्ट है साइक्लोएल्केन्स एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस। जाहिर सी बात है इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर पढ़ना है साइक्लोएल्केन क्या होती है और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर एक आती है, उससे पढ़ना है हमें। कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। एनर्जी डायग्राम बनाने हैं साइक्लोहेक्सेन के, ठीक है, चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये 3 फॉर्म्स आएंगे। और ये जो है चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको ज्यादा कुछ नहीं, एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हुकल्स रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर पूछा जाता है। एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, एरीन्स क्या होते हैं, ठीक है, किसे हम एरोमेटिक कहेंगे, किसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे, ये सब चीज आप हुकल्स रूल में पढ़ोगे और इसमें पढ़ोगे। नेक्स्ट है साइक्लिक कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद सुटेबल एग्जांपल। कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस हमने ऊपर वाले चैप्टर्स में देखा था, यहाँ पर है साइक्लिक कार्बोकेटायन। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन होता ही होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं दिखा रही होती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। यानी कि हेलोजिनेशन यहाँ पर पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है, ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, उनके मैकेनिज्म के साथ। ये 5 रिएक्शंस आपको पढ़नी है मैकेनिज्म्स के साथ। डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। उसके बाद कुछ इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, कौन कौन सा इफेक्ट डाइटिंग होता है वो। बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, अब इसे सेमेस्टर 2 में कर दिया गया है। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप नेप्थलीन के बारे में पढ़ोगे, फिनांथ्रीन के बारे में पढ़ोगे और एंथ्रासिन के बारे में पढ़ोगे। और इसका जो है कहीं जल्दी मिलता नहीं है, तो तुम्हें इसकी वीडियो तो देखनी चाहिए, ठीक है। सारे का सारा नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमें यहाँ पर नेप्थलीन, फिनांथ्रीन और एंथ्रासिन का रिएक्शंस पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है, यही तीनों का। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, एंथ्रासिन के क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर जो होता है वो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना सारा जो भी सिलेबस दिया रखा है मैंने वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और जुड़ जाओ हमारे साथ ताकि आपको क्लासेस मिलती रहे, हर सेमेस्टर की क्लासेस मिलती है, क्योंकि मैं भी एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंटेंट आपको केमिस्ट्री का मिलता है और जूलॉजी माइनर का मिलता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मिलता है। एक बार मेरे चैनल को विजिट करो आप, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, विद्या गैसेस देखने को मिलेगी, देखने ना भूले। थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर 1 को शुरू कर रहे होंगे।